हेलो, वेलकम टू जॉब फाइंडर। दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी को पता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के एग्ज़ाम डेट जो है वो कंफर्म हो चुकी है और आप सबको अपनी तैयारी में बिल्कुल भी ढील नहीं बरतनी है। फटाफट आपको रिवीजन मोड में जाना है और जितने हो सके उतने प्रैक्टिस सेट्स, मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। ओके, तो देखो, आप सभी को पता है आपका एग्ज़ाम कौन ले रहा है, एसएससी ले रहा है। तो एसएससी के बिल्कुल नए प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सीएचएसएल 2020 में पूछे गए थे, जो 2020 का एग्ज़ाम हुआ है अभी। ओके, अभी अक्टूबर में जो एग्ज़ाम है वो वाले क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देखना आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि सीएचएसएल का एग्ज़ाम जो है वो भी 12th लेवल का एग्ज़ाम है और आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी 12th लेवल का ही एग्ज़ाम है। तो बिल्कुल यहाँ पे एसएससी के ओरिजिनल और नए प्रश्न डिस्कस करेंगे और 15/15 का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं। ये सीरीज आपकी एग्ज़ाम तक मैं कंटिन्यू रखूँगा। 15 की 15 क्वेश्चन हम इस सीरीज में एसएससी के बिल्कुल नए डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करेंगे आपको सेशन बहुत पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। देखो, ये एकदम एसएससी के एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ये, ठीक है। यहाँ पर आपके आंसर वगैरह होते हैं, कौन सा आंसर सही है तो उसको मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है। बस यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्या करो, अपना कॉपी पेन लेकर इसको खुद से प्रैक्टिस करो सबसे पहले, क्योंकि आपका बिल्कुल 15 प्रश्नों का टेस्ट लग रहा है। यहाँ पे हम 15 की 15 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना कॉपी पेन लेंगे, पहले वीडियो को पॉज करेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर मेरे साथ आंसर मैच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि x का 22% बराबर y का 30% है तो y रेशो x बराबर है। तो शुरू करेंगे। देखो, x का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। x का 22% यानी कि 22/100 बराबर क्या है, ये y के 30% के बराबर है, यानी कि 30/100 के बराबर है। अब यहाँ से मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो नीचे वाला 100 है और ये वाला 100 एक दूसरे को आपस में काट देगा। ओके, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 से ये जाएगा 15 टाइम में। अब यहाँ पर क्या मिस्टेक होती है, समझो इसको। यहाँ पे आपका बना है 11x, यहाँ पे आपका बना है 15y। कुछ लोग क्या करते हैं, x का मान 11 मान लेते हैं, बट ये ध्यान रखना कि ये जो x जो है ये 11 और x क्या है, आपस में मल्टीप्लाई हैं, ना कि इसका मान है। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो दो संख्याओं में कि x की वैल्यू 15 हो जाएगी और y की वैल्यू यहाँ से 11 हो जाएगी। ठीक है जी। तो हमको क्या निकालना था, y रेशो x निकालना था। y की वैल्यू कितनी है, 11 है और x की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो 11/15 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन आपको बी जो है वो दिखाई दे रहा है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 15/11 मत करना, क्योंकि आपसे y रेशो x का मान पूछा है, ना कि x रेशो y का। चले अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इस तरह से कि यदि 2x + y बराबर 6 और xy बराबर 4 है तो 8x³ + y³ का मान बताना है। अब देखो, आपके एग्जाम में अलजेब्रा नहीं आएगा, बट ये जो क्वेश्चन है ये आपका सिंप्लीफिकेशन में भी आता है। ठीक है, प्रॉपर अलजेब्रा नहीं है, सिंप्लीफिकेशन में आपके पास ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो करो भाई सोल्व। तो देखो, ऐसे प्रश्नों में आप क्या कर सकते हो, इनकी वैल्यू रख के, x और y की वैल्यू रख के आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। यदि मैं x और y का मान 2 रख दूं, ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे चेक करूँगा कि क्या 2 रखने से ये जो हमारी दोनों वैल्यूज़ हैं, दोनों जो हमारे समीकरण हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे अगर मैं 2 × 2 करूँगा तो 4 आ रहा है, बिल्कुल सही। यहाँ पे 2 दूनी 4 + 2 यानी कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ पे x और y दोनों का मान हम 2 रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है जी। अब देखो, 8x³ यानी कि 2³ कितना होता है, 8 होता है। 8 × 8 प्लस फिर से 2³ यानी कि 8। ओके, 8 × 8 64, 64 + 8 72। तो 72 आपका इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। मैं उम्मीद करूंगा आप पहले कॉपी पेन लेके इस प्रश्न को खुद से सोल्व कर रहे होंगे, क्योंकि आपके बिल्कुल 15 प्रश्नों का एसएससी के बिल्कुल नए प्रश्नों का टेस्ट आपका लग रहा है। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने इस तरह से। अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने एसएससी के बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का स्क्रीनशॉट लिया है, इसलिए मैं इसको छोटा और बड़ा नहीं कर सकता। ठीक है, आप क्या करो, अपने मोबाइल की स्क्रीन को लैंडस्केप मोड में कर लो, ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से एकदम क्लियरली दिखाई दे। राइट,
क्योंकि अगर मैं टाइप करूँगा तो आप लोग बोलोगे कि ओरिजिनल पेपर नहीं है। तो ये एकदम एसएससी के ओरिजिनल क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है कि कोई व्यक्ति किसी बैंक में 8,000 जमा करता है तो वार्षिक 8% साधारण ब्याज का भुगतान करता है। 8 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा? मिश्र धन सभी को पता है ना, मूलधन प्लस ब्याज होता है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन, जो कि अपना 8,000 है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, ये होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई, 8 8 कितना होता है? 64 होता है। 64 को मैं फिर 8 से गुणा करूँगा, 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 8 6 48, यहाँ पे आपका आएगा 5120। ठीक है, इसको पूरे को सोल्व करने के बाद आपका 5120 आएगा सिंपल इंटरेस्ट। हमको मिश्रधन निकालना है, यानी कि हमको 8,000 में जो आपका 5120 आया है इसको भी हम जोड़ेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रधन। तो 0 2 1, ये आपका 13,120, 13,120 रुपये आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा स्पीड में इसलिए करा रहा हूँ ताकि हमारे क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, और आपको मैं पहले खुद से बोल रहा हूँ कि वीडियो को पहले पॉज करेंगे, फिर मेरे साथ आंसर आप मैच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से आपके सामने स्क्रीन पर। 3 वर्ष पहले पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 26 वर्ष थी, और 5 वर्ष पहले पति पत्नी और बच्चों की औसत आयु 20 वर्ष थी। पति की वर्तमान आयु क्या है? तो देखो ये है आपका मान लो प्रेजेंट, यहाँ पर देखेंगे ये जो लाइन है ये क्या है? प्रेजेंट की लाइन है, यानी कि वर्तमान है। ठीक है, यहाँ से 3 वर्ष पहले क्या कह रहा है कि पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 26 वर्ष है, यानी कि पति पत्नी और उसके बच्चे टोटल पर्सन हो गए 3। अगर मैं 3 को 26 से गुणा कर दूं, क्योंकि ये औसत आयु है, तो इन तीनों की 3 वर्ष पहले की टोटल आयु हो जाएगी, है ना। 6 3 18 का 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 78। तो 3 वर्ष पहले पति पत्नी और बच्चे की कुल आयु 78 वर्ष थी। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, यानी कि प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 कर देता हूँ क्योंकि 3 यहाँ पे ऑलरेडी है, 3 और 2 5। ठीक है, यानी कि इससे भी 2 वर्ष पहले और की बात करेगा तो क्या है? पत्नी और बच्चे की औसत आयु है 20 वर्ष, यानी कि 2 पर्सन है। अगर मैं 2 को 20 से गुणा कर दूँ तो 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष हो जाएगी टोटल आयु। आप देखो जी, टोटल आयु 5 वर्ष पहले इनकी 40 वर्ष है दोनों की। अगर मैं इनको प्रेजेंट में लेके आऊँ, इस 40 को मैं प्रेजेंट में लेके आऊँ, तो अब प्रेजेंट में 5 5 और जुड़ जाएगा इसमें, क्योंकि ये 2 ही पर्सन है ना। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? पत्नी, देखो यहाँ पे वाइफ प्लस सन की टोटल आयु हो जाएगी 50 वर्ष प्रेजेंट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है? 3 पर्सन है और ये 3 वर्ष पहले का टोटल 78 है। अगर मैं इसको भी प्रेजेंट में कर दूं 78 को, तो यहाँ पर 3 वर्ष पहले है और 3 पर्सन है, तो यानी कि तीनों का 3 3 और जुड़ेगा प्रेजेंट में लाने के लिए। तो 78 में हम 12 जोड़ देंगे। अब 78 में मैं 12 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा? यहाँ पे 78 में हम 12 जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे, सॉरी मिस्टेक। 3 पर्सन है और 3 3 वर्ष हमको इनका ऐड करना है, तो 9 जोड़ेंगे। ठीक है, 9 जोड़ने के बाद यहाँ पे 87 बन गया। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट में तीनों की आयु है 87 और पत्नी और बच्चे की आयु जो है वो 50 है। पति की आयु कैसे निकलेगी? हमको 87 में से 50 को माइनस करना पड़ेगा, तो 37 जो है वो पति की प्रेजेंट की आयु है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 37। क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य 3250 रुपये है और दुकानदार इस पर 8% की छूट देता है। सीलिंग फैन का विक्रय मूल्य क्या होगा? ये तो क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल हो गया। अब देखो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप फटाफट से कैसे सॉल्व करेंगे? अंकित मूल्य कितना है जी? 3250 रुपये है। सिंपल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखो 7 से 8 क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक आएंगे, 1 लाइनर। ठीक है, इनको आप इतनी जल्दी से करना है ताकि आप अपना समय बचा के जो आपके पास 2 4 टफ क्वेश्चन होंगे उसमें आप अरेंज कर सकें। ओके,
तो 3250 क्या है अंकित मूल्य है। 8% की छूट दे रहा है तो इसको मैं 92 लिख सकता हूँ, क्योंकि जो छूट होता है वो क्या होता है 100 माइनस लॉस होता है। तो 92/100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 325 को आपको 92 से गुणा करना है, तो फटाफट हम 92 से गुणा भी कर लेते हैं। 325 को हमको क्या करना है 92 से गुणा करना है। 5 दूनी 10, हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 3 दूनी 6, 9 5 45, हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 का 2, हासिल 2, 9 27 28 29। ओके, इसको हम टोटल करेंगे। अब टोटल करने के बाद यहीं पे कर लेते हैं टोटल। ठीक है, 0 0 9 9 2, तो आपका ये बन गया। और नीचे आपका देखो 10 एक बचा भी हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे 299 0 0 को हमको 10 से भाग भी करना है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी होगा 299 2990 रुपये। क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया है? थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं था, तो आपको कैलकुलेशन स्पीड भी अच्छी रखनी है, प्लस आपकी क्वेश्चन में कमांड होनी चाहिए कि आपको सबसे पहले क्या निकालना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। पूरे 15 प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल एसएससी के लेटेस्ट क्वेश्चन। 3 संख्याओं का योगफल 79 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 4:7 है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, तो दूसरी संख्या क्या है? तो देखो जी, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, और इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको समय बचाना है, जितना आप जल्दी समय बचा सकते हो। तो देखो तीनों संख्या हैं जिसको मैं ए, बी और सी मान लेता हूँ। ठीक है, पहली और दूसरी का अनुपात कितना है 4:7 है, हो गया। दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है 4:5 है, तो दूसरी के नीचे मैं 4 लिखूंगा और तीसरी के नीचे मैं 5 लिख दूंगा। अब रेशो में आपको इसको कन्वर्ट करना है, मैं उम्मीद करूंगा रेशो में सभी लोग कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो स्पेस है बचा हुआ है, इसके साथ वाली संख्या जो 7 है वो यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पर जो स्पेस बचा हुआ है, इसके साथ वाली संख्या ये जो 4 है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब इनको हम क्या करते हैं, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपका रेशो बन जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद 4 चौके 16, 4 सत्ते 28 और 5 सत्ते 35 हो गया। ओके, अब देखो इनको आप टोटल करोगे 16, 28 और 35 को, तो इनका टोटल बनेगा 79। और यहाँ पर टोटल तीनों संख्याओं को योगफल भी कितना दे रखा है आपको 79 दे रखा है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। एक की वैल्यू किसके बराबर होगी 1 के बराबर होगी। अब एक रेशो की वैल्यू आ गई आपके 1 के बराबर। आपको बोला है दूसरी संख्या क्या होगी, बी का कंपोनेंट कितना है जी 28 है। एक की वैल्यू 1 के बराबर है, तो 28 की वैल्यू किसके बराबर होगी 28 के बराबर होगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। किशोर को कोई वस्तु 7160 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए था? अब ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं अपना समय बचा सकते हैं, और जो आपको टफ क्वेश्चन मिलेंगे उसमें आप उस समय को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिएगा 7160 रुपये में कोई वस्तु बेचने पर 20% की हानि हो रही है, तो 20% की हानि को मैं 80 लिख सकता हूँ, 80%, क्योंकि हानि जो होता है वो 100 माइनस लॉस होता है, राइट। अब उसी लाइन में बोल रहा है कि उसको किस मूल्य पर बेचना चाहिए था कि उसको 30% का लाभ हो। अब ये 30% का लाभ है, तो मैं इसको 130 लिख सकता हूँ कि यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत। ओके, तो देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 7160 गुणा 130, और अपॉन में कितना होगा आपका 80 इंटू एक्स, राइट। अब देखो इसको क्या करेंगे, आप आराम से खुद सॉल्व कर लेना बैठ के। ठीक है, यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो राइट आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन बी आना चाहिए। ठीक है जी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो अपनी कैलकुलेशन देख कर इसको अच्छे से सॉल्व करना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाहूँगा, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड मास का। देखो भाई, एसएससी का बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है बोर्ड मास। बोर्ड मास एसएससी अपने हर एक एग्ज़ाम में देता है, चाहे एसएससी एमटीएस का हो, सीएचएसएल, सीजीएल, जबकि रेलवे एनटीपीसी में भी टीसीएस ने एग्ज़ाम लिया था तो हर एक पेपर में बोर्ड मास आया था। तो ये बोर्ड मास का क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। बोर्ड मास देखो आपको करके जाना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जो बोर्ड मास वाला क्वेश्चन है उसका आंसर आपका क्या आया है, राइट। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि
एक दिन में 10 घंटे कार्य करते हुए शाम किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। 8 दिन में कार्य को पूरा करने के लिए उसे एक दिन में कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। बहुत ही आसान प्रश्न है कि 10 घंटे में कोई काम करते हुए शाम किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। तो देखो एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये क्या हो गया, वर्क हो गया। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका वर्क के बराबर बराबर 8 दिन में कितना काम करना चाहिए उसको, कि ये काम 8 दिन में ये काम समाप्त करने के लिए उसको प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए। तो देखो ये टाइम हमसे घंटे बोला है, कितने घंटे काम करना चाहिए। क्लियर है जितनी बात। आप कैंसिल करेंगे यहाँ से, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4 तिया 12, 5 तिया कितने होते हैं, 15 होते हैं। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ऑप्शन ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट से दीजिएगा। अब देखो जी, ये है आपका मेंसुरेशन का टॉपिक। एडवांस मत सोचना, आपका एडवांस मैथ में जो मेंसुरेशन है वो क्लियरली मेंशन है आपके सिलेबस में कि मेंसुरेशन आएगा। और मेंसुरेशन का आपके लिए एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। समकोण त्रिभुज में समकोण बनने वाली दो भुजाओं की लंबाई 21 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या है। तो देखिएगा, ये होता है क्या, आपका समकोण है ना। ये आपका समकोण बन गया। मान लो एक भुजा दे रखी है आपको 21, एक भुजा दे रखी है आपको 20। अब समकोण त्रिभुज में आपको पता है ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट क्या होगा, इसका स्क्वायर 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका 29 का स्क्वायर बनेगा। तो यानी कि जो आपका कर्ण है वह 29 है। समझ गए, 841 यानी कि 29 आपका कर्ण आएगा। ये ट्रिपलेट्स होती हैं आपकी समकोण की, आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आपको कर्ण भी निकालना आना चाहिए। अगर आपको कर्ण निकालने को बोल दिया तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है जी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बस लंब का स्क्वायर आपको दे रखा है 21 का स्क्वायर 441, आधार का स्क्वायर यहाँ पे 400 हो जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 841 होगा। और ये क्या है, कर्ण का स्क्वायर 841 है। तो कर्ण कितना होगा, यहाँ से कर्ण की वैल्यू आपकी 29 आ जाएगी। समझ में आया ना सभी को, मैंने यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा दिया। अच्छा, अब इसको मैं कैंसिल करता हूँ। बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। आपको बोला है समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप कैसे करोगे। तो देखो, समकोण त्रिभुज का अगर हम परिवृत्त बनाएंगे तो उसका केंद्र होगा ये। ठीक है जी, यहाँ पे आपका केंद्र होगा और ये आपका समकोण त्रिभुज का जो है वो एक परिवृत्त बनेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज का क्या बनेगा, परिवृत्त बनेगा। इसकी त्रिज्या आपको बतानी है, यानी कि इसकी आपको लंबाई बतानी है। तो ये आप इसको डायरेक्ट याद रखना कि जो समकोण त्रिभुज है उसकी परिवृत्त की लंबाई क्या होती है। उसकी परिवृत्त की लंबाई जो कर्ण होगा आपका, कर्ण का हम आधा कर देंगे तो वो समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की लंबाई होगी। तो 29 को हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, यानी कि 2 से भाग कर देंगे तो 14.5 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या निकालने का सूत्र क्या होता है, कर्ण को आधा कर देंगे। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। तो आपको पता है अगर रेलगाड़ी किसी भी पुल को पार करेगी तो रेलगाड़ी के साथ उस पुल की लंबाई भी जुड़ेगी। हमको चाल निकालनी है, यानी कि स्पीड निकालनी है। स्पीड का सूत्र होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 350 और 250 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 600 बनेगा। टाइम हमारा कितना है, 20 सेकंड है। तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आपका आएगा भाई 30। ठीक है, 30 मीटर प्रति सेकंड। बट हमको चाल चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम 18/5 से गुणा करते हैं। राइट, तो गुणा करो, 5 छिके 30, 18 छिके कितना होता है, 108 होता है। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी, जिन्होंने भी आंसर दिया होगा उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे फटाफट। यदि दो संख्याओं का योगफल 11 और उनके वर्गों का योगफल 65 है तो उनके घनों का योगफल क्या होगा। जल्दी से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो,
दो संख्याओं का योगफल यानी कि x प्लस वाई क्या है भाई 11 है। उनके वर्गों का योगफल क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है 65 है। तो इनके घनों का योगफल बताना है आपको, यानी कि क्या बताना है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब। और ये वाला क्वेश्चन जो आपके सिंप्लीफिकेशन में भी आता है, घन एवं वर्गमूल में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो अलजेब्रा का मत लेकर चलना, ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन और घन और वर्गमूल में भी आ सकता है। तो देखो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब निकालने के दो सूत्र हो सकते हैं। इसके लिए आपको एक्स प्लस वाई पता होना चाहिए और एक्स वाई भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए, इसका होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई, राइट। तो आपको यहाँ पे एक्स वाई पता होना चाहिए। अब आप एक्स वाई कैसे निकालोगे, या तो आप एक्स वाई निकाल के कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो दूसरा तरीका, यदि आपको एक्स वाई निकालना है तो आप एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तब आपका यहाँ से एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। तो मैं दोनों ही तरीके आपको बताऊंगा। पहले देखिए आप क्या करो, वैल्यू पुट मेथड से करो। वैल्यू पुट मेथड से अगर आपने वैल्यू बना ली तो आपका ये क्वेश्चन थोड़े ही सेकंड का होगा, ठीक है। तो देखो ये चीज़ें कब आएंगी, वैल्यू पुट वाली, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो देखो 11 कैसे बन सकता है, 5 और 6 से 11 बन सकता है, 7 और 4 से भी 11 बन सकता है, आगे भी 11 कई चीज़ों से बन सकता है, ठीक है, एक्स प्लस वाई से। देखो इनका स्क्वायर करूंगा अगर मैं, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, इनको अगर मैं जोड़ूंगा 6 और 5 11, तो 65 तो बनेगा नहीं, यूनिट डिजिट आपका एक आ रहा है, तो ये आपका पहले वाला नहीं होगा। 7 और 4 को ट्राई करो, 7 और 4 का योग 11 हो गया, इनका स्क्वायर ट्राई करो यहाँ पे, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 9 और 6 15 का 5, तो ये आपका भाई 65, यानी कि 7 और 4 जो है एक्स और वाई का मान बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, दोनों चीज़ों में सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक्स का मान हम 7 रख लेते हैं और वाई का मान हम 4 रख लेते हैं, सीधी सी बात है। तो देखो 7 की क्यूब कितना होगा 343 होता है, 4 की क्यूब कितना होगा 16 होगा, इनको आपको जोड़ के आपको वैल्यू निकालनी है। 6 और 3 9, यहाँ पे आपका 359, कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है भाई, सॉरी 4 का क्यूब जो है वो 64 होगी, है ना, थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है यहाँ पे, ओके। इसको बैक करते हैं, 4 की क्यूब कितनी होती है 64 होती है, 4 और 3 7, 6 और 4 10 की 0, हासिल 1, 407, 407 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद 30 रुपये की हानि हुई, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो ये सबसे पहले लॉस प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी, यानी कि हानि गुणा 100 और क्रय मूल्य। तो आपको पहले क्रय मूल्य पता होना चाहिए। 600 रुपये की कोई वस्तु है जिसका अंकित मूल्य 600 रुपये है, 25% की छूट दी, 600 का 25% कितना होता है जी, 600 का 25% होता है 150, 150 की छूट दी यानी कि 450 रुपये में बेच दिया उसको, सेलिंग प्राइस कितना है 450, फिर भी उसको 30% की हानि हुई है, 30 रुपये की हानि हुई है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि उसका जो सीपी है वो कितना होगा 480 होगा, है ना, तभी हमने उसको 450 में बेचा और 30 रुपये की हमको हानि हुई है। समझ में आया इतना स्टेप सभी को, ओके। अब देखो हमको ये वाला सूत्र लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमको हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। हानि कितने की हुई है 30 रुपये की हुई है, 30 गुणा 100 और क्रय मूल्य हमको पता लग गया 480 है, 480, बस। अब सोल्व करेंगे, 0 से आपकी 0 कट गई, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3 और 3 6 18, 4 चौके 16 और 4 से 25 बार में कट गया। अब 25/4 को हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 6.25%। ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है जी। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम अपना, और आपके पूरे के पूरे 15 प्रश्नों का एक टेस्ट लग गया बिल्कुल कंप्लीट। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका लेटेस्ट 2019 से पूछना शुरू किया है एसएससी ने, इससे पहले नहीं आता था, 2019 वाले एग्जाम से एसएससी ने ये पूछना शुरू किया है।
तो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन आने के बहुत चांस बनते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, अगर 9 अंकों की संख्या ये 88 से विभाजित है तो y के सबसे छोटे मान के लिए इसका मान आपको बताना है। अब देखो जी, यहाँ पे क्या है, संख्या है 4 3 x 1 1 4 5 y और 2 विभाजित किससे, 88 से विभाजित है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे कि कोई संख्या अगर 88 से विभाजित है तो वो 11 और 8 दोनों से विभाजित होगी। ओके, तो आप इससे डिवाइड करके देख लेंगे। अब 8 का मल्टीपल क्या होता है, सॉरी 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है कि कोई संख्या 8 से तभी विभाजित होगी जब उसकी लास्ट की तीनों संख्याएं 8 से विभाजित हों। तो हम लास्ट की तीनों संख्याएं चेक करेंगे और ये भी ध्यान रखना है कि हमको y का न्यूनतम मान लेना है, सबसे छोटा मान लेना है। तो अगर मैं y का मान सबसे न्यूनतम 1 रखूं तो 512 क्या 8 से विभाजित हो रहा है, 8 6 48 8 चौके 32। तो देखो 512 जो है वो आपका 8 से पूरी तरह से भाग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो आपका y है, ऊपर देखिएगा y का मान कितना आ गया भाई, 1 आ गया। 1 से कम तो 0 होगा। अगर हम सबसे छोटे मान की गणना करेंगे तो 0 रखने पे ये 502 बनेगा, जो कि आपका 8 से भाग नहीं होगा। अब आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी पता होना चाहिए, ओड माइनस इवन। करके दिखाता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। 4 3 x 1 1 4 5 1 2। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि ओड माइनस इवन करना है। देखो 4 प्लस x और यहाँ पे 5 5 10 2 12, यानी कि 12 प्लस x हो गया। अब इसमें से आपको ये वाली जो संख्या बची है इवन वाली, ये आपको माइनस कर देनी है बस। ठीक है, तो देखो 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9, ये 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके यहाँ तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, तभी वो संख्या 11 से भाग होगी। ठीक है, तो ये होता है आपका 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो देखो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 3, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 8 रख दूँ, 12 और 8 20, 20 में से 9 गए। x का मान अगर मैं 8 रख दूंगा तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 11 बचेगा माइनस करने पे। ठीक है, 12 और 8 कितने हो जाएंगे, 20, और 20 में से 9 गए 11। तो x का मान जो है हमारा वो 8 आएगा, तभी यहाँ पे 11 बनेगा। तो यहाँ पे आपका x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब यहाँ पे आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है। और देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, दिल्ली पुलिस में मेरे ख्याल से हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन शायद देखने को मिलेगा। अभी भी एग्जाम हुआ आपका CHSL 2020 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। CHSL 2019 में आया है, MTS में भी आया है, CGL में भी आया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर करके जाने हैं। अब देखो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने लाइन लिख दी। देखो 3x माइनस 2y, x का मान कितना है, 8 आया है। 8 को 3 से गुणा करेंगे, 8 3 24, माइनस 2y, y की वैल्यू 1 है तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 22 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। राइट, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे आप सभी। कि एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है। अगर उसकी आय 28% बढ़ जाती है और उसका खर्च 25% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी अथवा कमी होगी। तो देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 72% आपको दे रखा है इसको फ्रैक्शन में बदल लो, इसको ऐसे सॉल्व कर लो। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे 50, और यहाँ पे हम 2 से कैंसिल करेंगे 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 25, फिर 2 से कैंसिल करेंगे यहाँ पे 16 आ गया। ठीक है जी, 18 आ जाएगा, सॉरी। तो अब देखो, माना मैंने उसकी इनकम, यहाँ पे है इनकम, यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, और यहाँ पे आपका एस से सेविंग। समझना मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि अगर मैं इनकम 25 मान लूँ तो इसका खर्चा कितना है भाई, 18 है, क्योंकि ये क्या है, अपनी आय का 72% खर्च करता है। तो अगर मैं इसकी आय 25 मान लूँ तो 18 वो खर्च कर रहा है, तो कितना बचा रहा है, वो 7 बचा रहा है। समझ में आया सभी को। अब देखो इसको अब भूल जाओ आप। ठीक है, हमको ये चीज़ निकालनी थी पहले। अब देखो अगर मैं इसको इन दोनों के पास लास्ट में मैं दोनों जीरो लगा दूं
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें रेशो में है, ये आपस में कट भी जाएंगी, तब भी आपकी 0 0 ही कैंसिल होगी। 2 0 मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि आगे आपको ऐसा डाटा दिया हुआ है जिससे आपको कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। अब देखो 2500 उनकी इनकम है, ठीक है ना, 28% उसकी इनकम बढ़ गई, तो 25 में 28% बढ़ाएंगे तो कितना बनेगा, फटाफट सोल्व कीजिएगा आप अपनी कॉपी पेन में। मैं यहाँ पे अलग से यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ। तो 8 पंजे 40, हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14 इंटू 8 दूनी 16 का 6, हासिल 1 2 दूनी 4 और 1 5, ओके 0 6 4 10, 700 यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 700 जो है वो क्या है, 2500 का 28% है, तो यहाँ पे आपकी टोटल इनकम अब हो गई 3200 रुपये। क्या इतनी चीज़ें सभी को समझ में आई हैं? टोटल इनकम अब आपकी 3200 हो गई। अब जो खर्च है वो 25% बढ़ गया है। 1800 का 25%, 18 18 36, 360, 450 रुपये, है ना। 450 रुपये 1800 का 25%, 450 रुपये होता है। ये अगर बढ़ गया तो अब आपकी जो आय है वो कितनी हो जाएगी, 05 2250 रुपये हो जाएगी। तो देखो आपकी नई इनकम है 3200 रुपये, आपका खर्च कितना है 2250 रुपये है, तो आपकी बचत कितनी होगी, फिर इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो बचत कितनी होगी आपकी, यहाँ से 0, 10 में से 5 गए 5, 11 में से 2 गए 9, तो यहाँ पे 950 रुपये आपकी बचत हुई है। आपसे क्या बोला है कि बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, बस सिंपल है ना। अब देखो पहले बचत थी 700 रुपये सेविंग, अब सेविंग 950 रुपये है, कितने प्रतिशत की बढ़त हुई है ये आपको बताना है। बस कितनी बड़ी है इनकम, 150 बड़ी है, कितने से बड़ी है जी, 700 से, और इनटू हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। क्या इतनी चीज़ सभी को समझ में आई है? अब देखो यहाँ पे ये 0 से आपकी क्या हो गई, 700 250 रुपये बढ़ी है ना, 7 और 2 9, 250 रुपये बढ़ी है। तो 0 से आपकी ये 0 कट गई, अब इसको कैंसिल करेंगे, हाँ जी, 7 तिया 21, 4 0, 7 पंजे 35, 35.7% के समथिंग आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज ये थे आपके पूरे 15 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर, आपके एसएससी के सारे 2020 में पूछे गए प्रश्न। और यकीन मानना ऐसा ही लेवल आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी आएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपकी एग्ज़ाम तक ये सीरीज कंटिन्यू रखूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये सीरीज अगर हम एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रखते हैं तो डेफिनेटली आपके एसएससी के बिल्कुल नए क्वेश्चन कैसे टैकल करने हैं, अभी हमने थोड़े ईजी लेवल के लिए थे, आगे हम टफ लेवल के क्वेश्चन भी लेंगे, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एसएससी का इस टाइम माइंडसेट क्या चल रहा है, एसएससी का एग्जाम का पैटर्न क्या चल रहा है, और आपको कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है बोर्ड मार्क्स का, उसको भी जरूर सोल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।